BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मंजू मेहता। आपसे मुखातिब होते हुए मैं इस बारे में आपको बता दूं कि आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं वो विषय है ज़िंदगी की अहमियत का, ज़िंदगी की ज़रूरत का। ये जानकारी ऐसी है जिसको समझकर हम अपने जीवन में बचाव तो कर सकते हैं, साथ ही साथ इस जानकारी और जागरूकता से कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं HIV एड्स पर। इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे रिदम स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, खास एक्सपर्ट अजीम निज़ामी साहब, जो संपूर्ण सुरक्षा स्ट्रैटेजीज़ के एक्सपर्ट हैं। अजीम साहब, आपका रिदम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। अजीम साहब, ये बताइए, ये HIV एड्स एग्जैक्टली क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है, HIV और एड्स में? जैसा कि आप मैम बता रही हैं कि HIV का मतलब अलग और एड्स का मतलब आप अलग, उनको अलग अलग डिफाइन कर रही हैं। जी तो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जी HIV एक वायरस है जी उसके नाम पे, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जी। और एड्स जो है वो उस वायरस के कारण होने वाली अवस्था है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, आपका यानी मतलब है HIV एक वायरस है और एड्स एक सिंड्रोम है। जी और HIV के अगर समय पर रहते उसका इलाज हो जाए जी तो एड्स होने की संभावना से बचा जा सकता है। जी, उस सिंड्रोम से बचा जा सकता है जिस सिंड्रोम में हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है जी। और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। जी जी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक हो जाती है, लगभग ख़त्म के बराबर हो जाती है। जी तो हमें हर तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और उन इन्फेक्शंस को होते होते हमारा शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। तो अगर उसकी समय पे जांच हो जाए और उसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जिसको हम ART बोलते हैं, अगर ART के माध्यम से हम उसको जो है उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है और वो HIV के साथ भी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकता है, कोई भी व्यक्ति जो HIV से इफ़ेक्टेड है। आपका मतलब है अगर शरीर में इम्यूनिटी खत्म हो जाए जी तो एक व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए कि कहीं वो HIV से ग्रस्त तो नहीं है। बिल्कुल, अगर शरीर में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? जब हमें अवसरवादी लक्षण या हमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, मतलब खांसी आ रही है या तमाम तरह की बीमारियां घेरने कोई लगती भी हैं। मतलब बार बार हमें कोई बीमारी हो रही है या हर तरह की बीमारियों से हमारा शरीर ग्रस्त हो रहा है, जी तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। जी अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो कोई कारण होगा। जी अगर और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब करने का कारण एक महत्वपूर्ण वायरस करता है जिसका नाम है HIV, जी। जो कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ही है, सॉरी वायरस है, जो कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है। अजीम साहब, ये चिंता का विषय है कि भारत में लगभग 16-18 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। जी, आप क्या बोलते हैं, अभी स्थिति क्या है? अभी अगर हम 2010 के आंकड़ों का आकलन करते हैं तो उसके हिसाब से तो स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। हमारी जो अभी इसका मैं अगर आपको परसेंटेज में ग्रेड बताऊं तो 0.2% है जो इसका फैलाव, अगर हम फैलाव की बात करते हैं कि अभी कितना फैल रहा है, तो 0.2% है, जो हमने काफ़ी पहले से रिड्यूस कर लिया। जो हमारे बाकी के प्रोग्राम्स हैं थ्रू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोग्राम 5 ईयर प्रोग्राम्स बनाता है, NACP जिसे बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें हम अभी NACP 5 में काम कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से हमने बहुत सारे इंटरवेंशन, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के माध्यम से इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किस तरह करते हैं कंट्रोल पे काम? कंट्रोल के लिए मैम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। भाई HIV होता कैसे है, हमको पहले हम यही कंट्रोल बात करने करते के हैं लिए कि हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि कि ये HIV फैलता कैसे फैलता है। कैसे तो है। अजीम साहब, ये बताइए ना कि फैलता कैसे जी ये? बिल्कुल, HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण हैं। जी। पहला कारण है कि यदि किसी संक्रमित यानी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में
सेक्सुअल इंटरेक्शन किया जाए या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो एचआईवी होने की संभावना होती है। जी। किसी इन्फेक्टेड एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ की हुई निडल सिरिंज रीयूज़ की जाए जी। तो एचआईवी होने की संभावना होती है। जी। किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के किसी ब्लड प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, जी। कोई स्वस्थ व्यक्ति उसको यूज़ कर ले तो उसको एचआईवी होने की संभावना होती है। या फोर्थ जो कारण हम लेते हैं कि जो एचआईवी पॉजिटिव या एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है उसके होने वाले बच्चे को, वो भाई हम पीपीसीटीसी के माध्यम से थोड़ा सा कवर भी करते हैं, तो पेरेंट टू चाइल्ड हम उसको बोलते हैं, तो उसको होने की संभावना होती है। लेकिन अभी उसके अगर हम देखें कि जो ग्रोथ रेट है वो तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अब उसके लिए बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। अजीम साहब, मेरे दिमाग में ये आता है, आजकल नशे में युवा हमारे बहुत प्रवृत्त हो रहे हैं। जी जी। जब ये लोग ड्रग्स में नशे में जाते हैं तो ये लोग इंजेक्शन लेते हैं। बिल्कुल। अब अगर कोई नशा लेने वाला एड्स से, एचआईवी से ग्रसित है जी, और अगर वो सेम नीडल यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी एक कारण हो सकता है आपस ये संक्रमण फैलने का। जी, ये बिल्कुल मेन कारण है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा सेकंड कॉज है जी। कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ की हुई यस, निडल सिरिंज को तो ये कोई नशेड़ियों को reuse कर- पता ही नहीं लगेगा कि वो किसकी निडल कहाँ कैसे जी यूज़ कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जाने अनजाने ये रोग बढ़ सकता है अगर जागरूक ना रहा बिल्कुल जाए। बढ़ सकता है। तो आपका जो सवाल था मैम कि ये इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, तो मैंने आपसे जैसा कहा कि हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। जैसे आपने खुद बताया कि रीयूज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो नो डाउट कि इंजेक्शन इंसान कब कब लगाता है, भाई आप या मैं इंजेक्शन कब यूज़ करते हैं, जब हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। और ये भी कई बार हम देखते हैं कई ऐसी संस्थाएं या निजी अस्पताल हो सकते हैं जहां ये लोग केयरलेस होकर सेम या नीडल रीयूज करें। मैं उस बात को काफ़ी हद तक इसलिए नहीं मानता हूँ, थोड़ा सा परसेंटेज बिल्कुल हो सकते हैं, एक्सेप्शन ऑलमोस्ट भी हो देयर जाते हैं, लेकिन शायद क्वैक्स हों या जो बहुत ही रूरल एरियाज़ में इस तरह की प्रैक्टिसेस अभी भी अडॉप्ट होती हों, जी। लेकिन शायद अब कहीं नहीं होती, क्योंकि हम सब जगह यहाँ पे डिस्पोजल नीडल सिरिंज ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो शेयरिंग है वो जो आपने भी एक बात कही थी कि जो हमारा युवा है वो अभी नशे की तरफ बढ़ रहा है, जो ड्रग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वो ओपियम हो या कैनबिस हो या वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो, या उनको इनहेल कर रहा है या उनको इंजेक्ट कर रहा है या उनको स्मोक कर रहा है। अच्छा। तो अगर इन सारे ड्रग्स को स्मोक या इनहेल या इंजेक्ट करने में कहीं ना कहीं, अगर हम इंजेक्ट की बात करें तो निडल सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो निडल सिरिंज रीयूज हो रही है, शेयरिंग हो रही है। बिल्कुल। अगर नशे में शेयरिंग हो रही है तो फिर इन्फेक्शन में भी शेयरिंग होगी। बिल्कुल जी। अजीम साहब, ये भयानक बीमारी, इसकी रोकथाम और जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, HIV एड्स के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए राष्ट्र स्तर पे एक संस्था का गठन है, निर्माण है, जो 1992 में किया गया था, नैको। मैं शॉर्ट में चलता हूँ थोड़ा सा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे भारतवर्ष में HIV के रोकथाम और नियंत्रण के ऊपर कार्य करती है और तरह तरह के कार्यक्रमों का संचालन करती है। नैको के द्वारा किए गए कार्यों का अन्य राज्यों में या ज़िलों में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अच्छा। और ज़िले स्तर राज्य स्तर पे जो संस्था काम करती है उसको राज्य एड्स नियंत्रण समिति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अब MP में तो MP सैक्स, राजस्थान में तो राजस्थान सैक्स, यूपी में तो यूपी सैक्स। तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 5 में है। तो फेज़ 5 का जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हैं, जो गोल हैं, उनको हम यहाँ पे राज्य में MP सैक्स के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं या उनका इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। प्रोग्राम के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि NACP 5 में बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाई नैको ने। तो एक स्ट्रैटेजीज़ में ही एक संपूर्ण सुरक्षा स्ट्रैटेजी भी है, जिसके माध्यम से जितने भी चाहे वो HRG हो, HRG क्या होता है मैं वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। हाई रिस्क ग्रुप,
हाई रिस्क ग्रुप कौन सा हुआ? वो ग्रुप जिसको HIV होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसा कि आपने भी मुझसे पूछा भी था कि HIV होने के कारण क्या है, तो मैंने आपको पहला कारण बताया था कि वे व्यक्ति जो संक्रमित हैं HIV से और किसी अन्य व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो उनको संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। तो उसी के आधार पे हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो ज़्यादातर संपर्क तो करते हैं। सोसाइटी के उस पर्टिकुलर ग्रुप को छांट कर उन पर आप लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाते जी, हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कारण क्या है, कारण के आधार पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं कि हम इन कारणों को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली इसको जो पहला कारण था आपका कि असुरक्षित यौन व्यवहार वाला, उसमें हमने जो एक कंपोनेंट फाइनलाइज किया वो था HRG का, कि HRG ऐसे लोग जो हाई रिस्क बिहेवियर में हैं, जी। उसमें हमने देखा कौन इंजेक्टिंग करता है, कौन किसका सेक्सुअल एनकाउंटर का नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो समझ में आया कि इंजेक्टिंग वो कर रहे हैं जो नशे के लिए सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, नशे की जिनको लत है वो इंजेक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और सेक्सुअल एनकाउंटर किसका नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं। तो ये बात समझ में आई कि जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं उनके नंबर ऑफ एनकाउंटर्स या उनके नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, और वो अननोन भी होते हैं क्योंकि वो पेड सेक्स पे काम करते हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे, क्योंकि मैं अपनी बात को थोड़ा सा सम करूँगा क्योंकि आपके पास भी शायद टाइम कम है और मेरे पास भी, तो कि जब भी हमारे युवा या हमारा यूथ या कोई भी व्यक्ति, अगर पहली बात तो ये है कि संयम बरतें और अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। यदि फिर भी अगर कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट है तो कभी भी इस तरह का कोई एक्सपोजर हो रहा है तो उसके लिए प्रिकॉशंस को यूज़ करें। अजीम साहब, हमारे इस रोकथाम में सोशल वर्कर की क्या भूमिका रहती है? इसमें सोशल वर्कर्स भी काफ़ी काम करते हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं बेसिकली इसी क्वेश्चन पे आना चाह रहा था, क्योंकि पूरा NECP प्रोग्राम अगर हम देखें तो उसका एक जो मेजर कंपोनेंट है जो हम सेक्स वर्कर्स को कैटर करते हैं या ऐसे लोगों को जो हमारे HRG हैं या एट रिस्क क्लाइंट्स हैं, उनको उन तक की जागरूकता पहुंचाने के लिए, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए या हमारे जो यूथ हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए सोशल वर्कर्स का ही मेन और इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो क्या करते हैं? अपने NGOs के थ्रू वहाँ उनको समझाते हैं? जी, NGOs के थ्रू वो उनको समझाते भी हैं, उनको कैटर भी करते हैं, क्योंकि NGO या सिविल सोसाइटीज़ की पहुँच आम लोगों तक होती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आम लोग जल्दी से उसका लाभ या उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, और कई बार इस तरह के विषयों के ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो NGO या NGO में जो काम कर रहे सोशल वर्क के हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका कार्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कम से कम वो उस ग्रास रूट लेवल तक के लोगों तक पहुंचते हैं जिन लोगों के पास में शायद एजुकेशन नहीं है, बाकी की और उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। वो शायद पहले उनके लिए बेसिक ये है कि वो अपनी लिवलीहुड के लिए कुछ कर लें, देन वो किसी महामारी के बारे में सोचें, और उस चक्कर में वो बेचारे कहीं ना कहीं वो मतलब वो तबका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाता है, उपेक्षित रह जाता है। और समाज के हर तबके तक पहुंचना, मुझे लगता है NGOs ये काम बखूबी कर सकते हैं, और समाज के उस तबके तक पहुंच सकते हैं जिस तबके तक के समाज के बाकी के तबके नहीं पहुंचते। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की या सामाजिक गतिविधियों की, इन सबको देखते हुए, सुरक्षा के उपाय सोचते हुए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि हम अपने कदम एड्स फ्री इंडिया की तरफ बढ़ा सकें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी बात बहुत ही शॉर्ट में ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ पे, कि एड्स का ज्ञान ही उससे उसका बचाव है, जागरूकता ही बचाव है। यदि आप इस तरह के किसी भी बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपको सेफ प्रैक्टिसेस ही अडॉप्ट करनी है। अजीम साहब, सामाजिक गतिविधियों को और सोशल मीडिया के आज के हालातों को देखते हुए अब हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं
युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि अवेयर रहें और सेफ रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, जिंदगी है तो नियामत है, जीवन अनमोल है युवाओं। अगर आपको सुरक्षित रहना है, सम्मान के साथ इस जीवन का उपभोग करना है, तो आपको जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए जब आप जागरूक रहेंगे तो नशे की गिरफ्त से भी दूर रहेंगे और आप अपने साथी के प्रति वफादार रहेंगे। जीवन को बनाएं अनमोल और एड्स को कहें बाय बाय। दीजिए इजाज़त। और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने स्टूडियो में बैठ के हमें बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। थैंक यू। अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। BSS Rhythm.